नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे अध्याय 7 की। हम इससे पहले अध्याय 5 तक फिनिश कर चुके हैं और अध्याय 6 आपके सिलेबस में है नहीं। तो आज हम अध्याय 7 फिनिश कर लेंगे, जो कि धारा 101 से लेकर के और 140 तक है। अध्याय 7 में क्या है? नगरपालिका संपत्ति। अब नगरपालिका संपत्ति के बारे में इसमें बताया हुआ है कि क्या क्या संपत्ति के बारे में क्या क्या और डिविजन्स हो सकते हैं। तो धारा 101 में क्या है? नगरपालिका का आंतरिक राजस्व। ठीक है, तो आंतरिक राजस्व में क्या क्या होगा? इसमें टैक्सेस होंगे, उपभोक्ता प्रभार होगा, ठीक है, यूजर चार्जेस होंगे, ये सब होगा। तो 100 धारा 101 में याद रखना है आंतरिक राजस्व, नगरपालिका का आंतरिक राजस्व। धारा 102 में क्या है? नगरपालिका के बाध्यकारी कर। अब इसमें बाध्यकारी कर में क्या क्या होगा? भूमि भूमि और भवन पर जो टैक्स लगता है वो होगा। पथ पर जो टैक्स लगता है, मतलब रास्ते पर भी जो टैक्स लगता है वो होगा। प्रदूषण नियंत्रण पर जो टैक्स लगता है वो होगा। विज्ञापन पर जो टैक्स लगता है वो होगा, है ना। इसके अलावा भी कुछ है, पर ये तीन चार चीजें हैं ना, ये बाध्यकारी कर में आते हैं नगर पालिका के। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि धारा 103 में है अन्य कर। तो इन ये जो बाध्यकारी कर है, इनके अलावा जो भी कोई ऑप्शन दिया जाता है आपको एग्जाम में, तो वो सारे अन्य कर में आएंगे। ठीक है, तो फिर एक धारा 102 में जो बाध्यकारी कर रहे हैं, इनको है ना राज्य सरकार हटा भी सकती है और कम भी कर सकती है। ठीक है, ये कौन कर सकता है? राज्य सरकार हटा सकती है और कम कर सकती है। फिर देखते हैं धारा 103। 103 में क्या है? अन्य कर। है ना, नगरपालिका के बाध्य कर 102 में है और अन्य कर 103 में है। तो ये राज्य सरकार के आदेश के अधीन रहते हुए अन्य कर लगा सकती है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग कर दिए हुए हैं, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये एक स्टाम्प ड्यूटी जो है ना, स्टाम्प शुल्क है, ये 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहले आधे प्रतिशत था, पर अभी फिलहाल इसमें जो प्रोविजन है वो ये है कि ये 10%, मैक्सिमम 10% हो सकता है। तो ये कुछ मतलब स्पेशल चीज है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर बात आती है धारा 104 की। तो धारा 104 में क्या है? उपभोक्ता प्रभार, है ना। ये क्या होता है? यूजर चार्जेस। उद्ग्रहित करने की शक्ति। अब ये उद्ग्रहित करने की शक्ति किसकी होगी? नगर पालिका की होगी। फिर धारा 105 में फीस और जुर्माने उद्ग्रहित करने की शक्ति, ये भी किसकी होगी? नगर पालिका की होगी। फिर धारा 106 में विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति, ये ये भी शक्ति नगर पालिका की होगी। तो अब इन धाराओं में ना अंदर जो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? यही है जो इसकी हेडिंग दी हुई है कि धारा 104 में उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति, 105 में क्या है? फीस और जुर्माने उद्ग्रहित करने की शक्ति, 106 में क्या दिया हुआ है? विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। फिर धारा 107 में देखें, करारोपण से छूट। जो टैक्स है ना उससे वो लगाने से छूट। तो किस किस को छूट होगी? एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमि, भवन, यान, वाहन एक्सेट्रा, इन पर नहीं लगा सकते टैक्स। अब नगर पालिका कहे कि अब राज्य सरकार की कोई भूमि है, उस पर मैं टैक्स लूंगी, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो हायरार्की के खिलाफ हो जाएगा। फिर फिर है ना, जो सार्वजनिक पूजा स्थल है उन पे टैक्स नहीं लगेगा। फिर जिन संपत्ति का प्रयोग है ना लोक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, उस पर नहीं लगेगा। और और अन्य कोई ऐसी जगह है या फिर ऐसा कोई काम है जिसपे छूट देनी है, तो राज्य सरकार है ना राजपत्र में प्रकाशित कर देगी और फिर छूट दे देंगे। ठीक है, तो ये था धारा 107 में। फिर धारा 108 में क्या है? कर अधिरूपण से पूर्व की प्रक्रिया। अब कर आपने लगा तो दिया, पर उस लगाने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा? जो प्रक्रिया है वो क्या फॉलो करनी पड़ेगी? पहले तो कर का चयन करेंगे। ठीक है, चयन कहां पर करेंगे भाई? साधारण बैठक में करेंगे। ठीक है ना, नगर पालिका की जो साधारण बैठक होती है उसमें कर का चयन किया जाएगा। फिर एक प्रारूप तैयार करेंगे, और फिर ये प्रारूप जो होगा ना, ये प्रथम अनुसूची, हमने 6 अनुसूची शुरुआत में देखी थी कि 6 अनुसूची होती है, उसमें 6 अनुसूची में अलग अलग प्रारूप दिए हुए, फॉर्मेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रथम अनुसूची है उसमें उसके तहत एक प्रारूप तैयार करेंगे, और प्रारूप में एक नोटिस के साथ प्रकाशित करेंगे। ठीक है, फिर अगर किसी को आपत्ति है कि ये आपने गलत लगा दिया टैक्स, किसी को आपत्ति है, तो ये जो प्रकाशित किया है ना, वो देख करके कोई भी व्यक्ति या संस्था है ना 30 दिन में आपत्ति अपनी दर्ज करा सकती है। ठीक है, तो अब धारा 109 में क्या है? कर का अधिरोपण। अब कर का अधिरोपण कब से होगा? अब एक तो 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से, 1 अक्टूबर से, या 1 जनवरी से। ठीक है ना, ये 4 डेट्स याद रखना। इन 4 डेट से होगा, और मेनली तो 1 अप्रैल से ही हो जाएगा। ठीक है, पर उसके बाद मान लो कि उसके जस्ट बाद कुछ शुरू हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल के बाद 1 मई से चालू कर दें, फिर वापस 1 जुलाई से होगा, फिर 1 अक्टूबर, तो ये क्वार्टरली बेसिस पर होगा। फिर धारा 110 में क्या है? करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। तो ये जो परिवर्तन करना है, तो जैसे आपने लागू किया है वैसे ही परिवर्तन कर देंगे। जो धारा 108 और 109 में प्रक्रिया अपनाई है ना, वही प्रक्रिया रहेगी परिवर्तन करने में भी।
फिर धारा 111 में क्या है, कर को स्थगित या उसमें सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है ना। अब ये कोई भी है ना, कर को राज्य सरकार किसी भी भाग को स्थगित भी कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है। पर धारा 111 में याद रखना, स्थगित या सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति है। धारा 112 में क्या है, स्थगित या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति है। फिर धारा 113 में क्या दिया हुआ है, कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। ठीक है, अब कर का निर्धारण भी कौन करेगा और निर्धारकों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, फिर धारा 114 में कतिपय जानकारियां देना या उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। अब जो कुछ जानकारी है ना, ये आपसे नगरपालिका मांग सकती है और ये जानकारी देना बाध्य है। ठीक है ना, देने में अगर आप विफल रहते हो, ठीक है, तो ये जानकारी, पहली बात तो ये जानकारी देना बाध्य है। ठीक है ना, बाध्यकारी रहेगा आपके ऊपर। और फिर कर निर्धारक है ना, अगर आप जानकारी नहीं देते हो तो कर निर्धारक स्वयं के विवेक से ही बता देगा आपको कि ये भाई इतना इतना आपका टैक्स बन रहा है, ये आप दे देना। या तो आप जानकारी दे दो, उसके बेसिस पे वो बता देगा, और जानकारी नहीं दोगे तो वो अपने स्वयं के विवेक से, ठीक है, तो वो स्वयं के विवेक से बता देगा। फिर धारा 115 में क्या है, संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। अब कोई भी संशोधन, आप घर में कोई चेंजेस कर रहे हो तो आपको उससे पहले है ना सूचना देनी पड़ेगी नगर पालिका को। ठीक है, भवन में कोई बिल्डिंग में कुछ भी कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो, पुनर्निर्माण कर रहे हो या परिवर्तन कर रहे हो, इसकी जानकारी 1 माह के भीतर देनी पड़ेगी। और जानकारी नहीं देते हैं तो पेनल्टी कितनी है, 500 रुपए पेनल्टी लगेगी। फिर धारा 116 में क्या है, संदाय पेमेंट ट्रांसफर करने की सूचना नगर पालिका को लिखित में देनी होगी। ठीक है ना, मतलब आप नगर पालिका को कुछ पेमेंट करना है, आपने ट्रांसफर तो कर दिया पर आपने उसको लिखित में सूचना नहीं दी, तो धारा 116 में लिखा हुआ है कि ये जो सूचना है ये आपको लिखित में ही देनी होगी। फिर धारा 117 में क्या लिखा हुआ है, सूचना देने का जो प्रारूप होगा वो कैसे होगा, अपन ने देखा था सेकंड और थर्ड अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुरूप होगा, है ना। जो सेकंड और थर्ड अनुसूची में प्रारूप दिया हुआ है उस प्रारूप को आप निकलवा लो प्रिंट आउट और उसके अनुसार आप सूचना दे दो। फिर धारा 118 में क्या है, अंतर रीति ट्रांसफर, ट्रांसफर के नाम का नगरपालिका रजिस्ट्री में ये प्रतिस्थापित किया जाना। ठीक है, ये जो ट्रांसफर होगा ना, इसको जो भी आपने पैसा वगैरह ट्रांसफर किया है नगरपालिका को, इसको है ना नगरपालिका अपने रजिस्टर में नोट कर लेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में धारा 119 में क्या बताया गया है कि अंतरण की सूचना के अभाव में करों का संदाय बना रहेगा। ठीक है, अब अंतरण की सूचना के अभाव में मतलब कि अगर आपने ट्रांसफर कर दिया और आपने सूचना नहीं दी तो जो टैक्सेस है ना उनका पेमेंट बना ही रहेगा। वो जब तक कि आपके नगरपालिका रजिस्टर में अपडेट नहीं कर दिया गया है ना, तब तक वो टैक्सेस आपके ऊपर बने रहेंगे, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर में अपडेट करवाना ही पड़ेगा उसको। फिर धारा 120, धारा 120 में क्या है, कर मूलतः किससे वसूलना है। ठीक है ना, तो इसमें बताया गया है कि है ना किससे आप जो पट्टा जिसके पास है उससे वसूलोगे या अधिभोगी है जो किराएदार है उससे वसूलोगे। तो धारा 120 में क्या है, कर मूलतः किससे वसूला जाएगा। फिर धारा 121 में क्या है, कराधान से संबंधित अपील, कराधान से संबंधित नगर निगम के केस में तो किससे करेंगे, आयुक्त से कर लेंगे, आयुक्त को अपील कर देंगे। और नगर परिषद और नगर पालिका के केस में किसको करेंगे, क्षेत्रीय उपनिदेशक को करेंगे। ठीक है ना, ये वाला थोड़ा सा याद रखना, क्षेत्रीय उपनिदेशक को करेंगे किसके, नगर परिषद और नगर पालिका के केस में। फिर धारा 122, परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप या पूर्व जमा। अब जो आपका कर डिसाइड किया हुआ है ना, उसको आपको पूरा जमा कराना पड़ेगा, है ना। पूर्व जमा कराने से पूर्व क्या होगा, तो अपील की जा सकती है ना। जमा कराने से पहले अपील कर सकते हो आप, और अपील 1 माह के भीतर की जाएगी और 25% रकम जमा कराने के बाद ही की जाएगी। आप उससे पूर्व आप जमा कराना है, आपका दावा किया गया है कि ये भैया 1,000 रुपए है ना, तो आपको पहले 250 रुपए जमा कराने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप वो कर सकते हो कि अपील कर लेते हैं ना, और वो भी 1 माह के अंदर अंदर ही आपको करनी होगी। फिर अपन बात करते हैं धारा 123 की। इसमें 123 में क्या है, खर्चे। अब अपील अपील कर दिया आपने, फिर अपील का जो खर्चा होगा ना वो आपको दिलवाना अपील अधिकारी है ना उसके विवेक पर निर्भर करता है। और नगर पालिका अपीलार्थी को है ना 30 दिन में पेमेंट देगी, और पेमेंट अगर 30 दिन में नहीं देती है ना तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी आदेश जारी करके खर्च दिलवा देगा। ठीक है, तो ये था धारा 123। फिर धारा 124 में क्या है, कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन। अब कराधान के मामले में कोर्ट का क्या जो अधिकारिता रहेगी कि अपील अधिकारी है ना उसका निर्णय अंतिम होगा, और ये निर्णय है ना न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद जो अपील अधिकारी है ना ये स्वयं प्रेरणा से 3 माह के भीतर अपने जो आदेश दिए है ना उसका पुनर्विलोकन कर सकता है।
ठीक है, तो अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, 125 में धारा 125 में क्या है, व्यावृत्तियां, गलतियां। ठीक है, कोई कर निर्धारण के बिल, नोटिस एक्सेट्रा में अगर भूल हो जाती है या लेखन में गलती हो जाती है तो इसके कारण है ना बिल को गलत या अवैध नहीं समझा जाएगा। फिर दूसरी बात इसमें क्या दी गई है कि करों का उद्ग्रहण है ना संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा, कि आप हमसे भाई टैक्स मांगते हो तो आप हमारी संपत्ति पर हक जता लो, ऐसा नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं धारा 126 में क्या है, दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। अब दायित्व प्रकट करने की बाध्यता में क्या है कि जो टैक्स रिलेटेड है ना इंफॉर्मेशन होगी, वो आपसे नगर पालिका, सीएमओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कर निर्धारक, ये सब आपसे वो सूचना मांग सकते हैं टैक्स रिलेटेड। और अगर आपने सूचना नहीं देने और गलत देने की स्थिति में क्या होगा, आपके ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, तो और धारा 127 में क्या है, कर को वसूल करने का कर्तव्य। अब ये कर्तव्य किसका होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा, कर निर्धारक का नहीं होगा, ये याद रखना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। फिर धारा 128 में क्या दिया हुआ है, कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना। अब कर का बिल, जो भी है ना टैक्स का जो बिल बनेगा ना, वो दायी व्यक्ति को है ना नगर पालिका बिल देगी भाई, बिना बिल के है ना काम नहीं होगा। फिर धारा 129 में दिया हुआ है बिल की अंतर्वस्तु। बिल की अंतर्वस्तु में क्या क्या, मतलब आपने ये बिल तो दे दिया, ठीक है, अब इसमें अंदर लिखा क्या क्या जाएगा, ये भी नगर पालिका अधिनियम में बता रखा है कि एक तो बिल की कालावधि लिखी जाएगी कि ये फलाना डेट से लेकर के फलाना डेट तक के बीच का बिल है भाई, है ना, ये जनवरी से लेकर के मार्च तक का बिल है। एक संपत्ति का ब्यौरा लिखा जाएगा और अपील करने की अवधि का उल्लेख होगा, ठीक है ना, अपील की अवधि का भी उसमें उल्लेख होगा। फिर धारा 130 में क्या है, मांग का नोटिस। अब मांग के नोटिस के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यदि दायी व्यक्ति बिल में वर्णित राशि जमा नहीं करता है, ठीक है ना, तो 15 दिवस के पश्चात फोर्थ अनुसूची के प्रारूप के अनुसार है ना मांग का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। कितने दिन में, 15 दिन में। कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची है, अगर दायी व्यक्ति बिल में वर्णित राशि जमा नहीं करता है तो। फिर अपन देखिए धारा 131। अब किन मामलों में वारंट जारी किया जाएगा, वारंट जारी कब कब किया जाएगा भाई, अगर 15 दिन में, 15 दिन के भीतर, नोटिस मिलने के 15 दिन के बाद उसने राशि जमा नहीं करवाई तो, और कोई अपील भी नहीं की तो, मतलब राशि या तो राशि जमा करवा दो या कोई अपील कर दो, क्योंकि बिल में अपील की भी तो डेट लिखी हुई है ना, इसलिए फिर या तो 15 दिन में आप राशि जमा करवाओ या फिर अपील करो। अपील नहीं करते हो तो वारंट जारी हो सकता है, और राशि जमा नहीं कराओगे तो भी वारंट। और डिफॉल्टर की ना संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं और विक्रय भी कर सकते हैं, ठीक है। अब और वारंट जारी कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जारी करेगा। अब मांग का नोटिस तामील होने के 3 वर्ष के पश्चात ऐसा वारंट जारी नहीं होगा, है ना, 3 वर्ष वाली चीज ध्यान रखना, 3 वर्ष के पश्चात जारी नहीं होगा। अब तो 3 वर्ष के पश्चात फिर पैसे ही नहीं ले सकते क्या, नहीं ले तो सकते हैं, भू राजस्व बकाया के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना, वैसे नहीं ले सकते, वारंट जारी करके नहीं ले सकते, पर भू राजस्व बकाया के रूप में ले सकते हैं। फिर धारा 132 में क्या है, वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश करना। अब वारंट का निष्पादन करने के लिए आप किसी घर में घुस सकते हो, ठीक है, पर कब घुस सकते हो, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही घुस सकते हो, ऐसे नहीं रात पड़े चले जाओ कभी 12 बजे। फिर उसके बाद में महिलाओं को है ना वो स्थान को छोड़ने के लिए आपको 3 घंटे का समय देना पड़ेगा, है ना, तो ये महिलाओं के लिए विशेष उपबंध है कि उनको 3 घंटे का आपको समय देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में ही जाएंगे। फिर धारा 133 है, वारंट का निष्पादन करने की रीति। अब वारंट का निष्पादन करने की रीति क्या होगी कि एक तो कपड़े, खाने के बर्तन, औजार, खेती उपकरण, ये सब कुर्क नहीं किए जाएंगे। और जो जंगम संपत्ति की कुर्की है ना वो वसूली रकम के निकट अनुपात में होगी। मतलब ये जैसे मान लो कि आपने 1,000 रुपए आप मांगते हो, ठीक है, और आपने अगले की फॉर्चुनर जब्त कर ली, 50 लाख की गाड़ी जब्त कर ली, तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको वो निकट अनुपात में होगी कि 1,000 रुपए मांगते हो तो आप 1,200-1,300 रुपए की चीज जब्त कर सकते हो। फिर संपत्ति को कुर्क करते समय ना 6th अनुसूची का प्रारूप नोटिस दिया जाएगा। फिर यदि संपत्ति से राज्य सरकार को राजस्व मिलता है ना, अगर राज्य सरकार को उस संपत्ति से राजस्व मिलता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्यालय में भी एक प्रति को चिपकाएंगे, एक कॉपी वहां पर भी चिपकानी पड़ेगी। फिर है धारा 134। धारा 134 में कुर्क कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय, ठीक है ना, अब कुर्क तो कर लिया आपने संपत्ति, अब उसे क्या करें, उसको पड़ी रखेंगे, उसको बेच दें। तो इस बारे में इसमें बताया कि अगर संपत्ति का रख रखाव मूल्य है ना ज्यादा हो रहा है, कि आप उसको आपने अगर रख रहे हो तो आपके पास है ना पैसा ज्यादा आपका खर्च हो रहा है, या फिर वो नष्ट होने की प्रकृति की है, तो इन दोनों केसेस में उसको बेच देंगे, विक्रय कर देंगे उसका। और अगर उससे सरप्लस कुछ पैसा आता है तो उसको अपन नगर पालिका निधि में जमा करा देंगे, और फिर जिस व्यक्ति की वो संपत्ति थी उसको अपन नोटिस दे देंगे। और वो व्यक्ति अगर 1 वर्ष के भीतर दावा करता है ना, तो अधिशेष राशि उसको लौटा दी जाएगी, और नहीं करता 1 वर्ष के भीतर तो वो नगर पालिका निधि में ही जमा हो जाएगी, नगर पालिका की हो जाएगी वो।
फिर धारा 135, नगर पालिका के बाहर कुर्की। अब नगर पालिका के बाहर कोई संपत्ति को कुर्क करना है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? तो बाहर जो भी जिस जगह भी जिस नगर पालिका में या निगम क्षेत्र में वो है, वहां के अधिकारी को, तहसीलदार को या फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संबोधित करके एक वारंट जारी कर देंगे और उसको विक्रय का निर्देश दे देंगे। फिर जो वो अधिकारी होगा ना, वो क्या अपने सारे खर्चे, कि मैं जेसीबी लेकर के गया था, मैं ट्रैक्टर लेकर के गया था, वो सारे खर्चे निकाल करके और बाकी रकम आपको वापस भेज देगा। फिर बात करते हैं धारा 136 की। उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। अब आपको पता चल जाए, मान लो कि इसका कोई टैक्स है वो ड्यू है और ये तो कल परसों में नगर पालिका छोड़ने वाला है, तो उसके विरुद्ध है ना कार्रवाई, मतलब थोड़ी सी फटाफट कर देंगे। फिर है धारा 137। धारा 137 में क्या दिया हुआ है? व्यावृत्तियां, गलतियां, ठीक है ना। तो इसमें बिल, वारंट, नोटिस, सूची, ये सब में है ना गलती के कारण है ना कुर्की या विक्रय विधि के विरुद्ध है ना, कुर्की या विक्रय को विधि के विरुद्ध नहीं समझा जाएगा। ठीक है। धारा 137 में क्या है? व्यावृत्तियां। अब इसमें व्यावृत्तियों में क्या लिखा हुआ है? जो कुर्की और विक्रय है ना, उसको विधि के विरुद्ध नहीं समझा जाएगा अगर आपने बिल और ये इन सब में कुछ गलती हो जाती है तो। और अधिकारी को है ना अत्याचारी भी नहीं समझा जाएगा। फिर है धारा 138। धारा 138 में क्या है? समस्त संदाय के लिए रसीद का दिया जाना। ठीक है, जितने भी पेमेंट्स होंगे, लिए जाएंगे, दिए जाएंगे, उन सब के लिए रसीद दी जाएगी भाई। फिर धारा 139 में क्या है? वाद लाने की शक्ति। धारा 139 में क्या है? वाद लाने की शक्ति। अब कुर्की करने एक्सेट्रा में विफल रहने पर सीएमओ है ना दायी व्यक्ति पर के विरुद्ध है ना न्यायालय में वाद ला सकता है। कौन ला सकता है? सीएमओ ला सकता है। किसके? दायी व्यक्ति के विरुद्ध। फिर आती है धारा 140। धारा 140 में करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व। अब करों के लिए भूमि और भवन, इनके ऊपर दायित्व है, तो कर की वसूली किससे की जाएगी? भूमि के स्वामी से की जाएगी। और अधिभोगी जो होगा, मतलब जो किराए पर रह रहा है या जो उसका अभी करंटली भोग कर रहा है पर है ना, वो स्वामी कोई और है उसका, तो अधिभोगी से 1 वर्ष के भीतर है ना वसूली नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये धारा 140 तक हो गया कंप्लीट। अब एक बार हम लोग एक हेडिंग हेडिंग इसकी रिवाइज कर लेते हैं, है ना, अध्याय 7 की। और इसमें धारा 101 है नगरपालिका का आंतरिक राजस्व। धारा 102 में है नगरपालिका के बाध्यकारी कर। 103 में है अन्य कर। 104 में है उपभोक्ता प्रभार। 105 में है फीस और जुर्माने उद्ग्रहित करने की शक्ति। 106 में है विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। 107 में करारोपण से छूट। 108 में है कर अधिरोपण से पूर्व की प्रक्रिया। 109 में है कर का अधिरोपण। 110 में है करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। 111 में है कर को स्थगित या उसमें सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति। 112 में है कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति। फिर 113 में है कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। फिर 114 में है कतिपय जानकारियां देना या उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। फिर 115 में है संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। 116 में है पेमेंट ट्रांसफर की सूचना नगरपालिका को लिखित में देनी होगी। 117 में है सूचना का प्रारूप। 118 में है ट्रांसफर मतलब अंतररीति के नाम का नगरपालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापित किया जाना। 119 में है अंतरण की सूचना के अभाव में करों, टैक्सेस का संदाय बना रहेगा। 120 में है कर मूलतः किससे वसूला जाएगा। 121 में है कराधान से संबंधित अपील। 122 में है परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप या जमा। 123 में है खर्चे। 124 में है कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन। 124 में है व्यावृत्तियां, गलतियां। 126 में है दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। 127 में है कर को वसूल करने का कर्तव्य। 128 में है कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना। 129 में है बिल की अंतर्वस्तु। 130 में है मांग का नोटिस। 131 में है किन मामलों में वारंट जारी किया जाएगा। 132 में है वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश करना। 133 में है वारंट का निष्पादन करने की रीति क्या होगी। 134 में है कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय। 135 में है नगरपालिका के बाहर कुर्की। 136 में है उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो नगरपालिका छोड़ने वाले हों। 137 में है व्यावृत्तियां और गलतियां। 138 में है समस्त संदाय पेमेंट के लिए रसीद का दिया जाना। 139 में है वाद लाने की शक्ति और 140 में है करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व। तो ये हमारा एक अध्याय
7 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट में इसके बाद का जो भी पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।